गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। सभी से एक ही रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि जिन भी टॉपिकों पर हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं उन टॉपिकों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा मालूम किए जा रहे हैं। तो इस रीजन से कृपया करके सभी लोग बड़ी सीरियसली और बड़ी मेहनत के साथ उन पर नोट्स बनाएं और मेमोराइज करें और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। उम्मीद करते हैं कि जो भी हम लोग पढ़ रहे होंगे उनमें से सब कुछ आप लोगों को मिलने की संभावना है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि अगर हम लोगों ने इससे पहले किसी के भी साथ मिलकर अगर तैयारी की है, कृपया करके आप एक सर्वे करें, एक आकलन करें कि जब तक हम उनसे पढ़ते थे कितना पढ़ाया हुआ उनका एग्जाम में आ रहा था, और जब से आप हमारे साथ लिंक हुए हैं, जुड़े हैं, तब से हमारा एग्जाम में पढ़ा हुआ कितना आ रहा है और हम किस प्रकार अपने टॉपिकों पर एक्सप्लेनेशन से किस प्रकार हम विस्तार पूर्वक उन टॉपिकों पर बात करते हैं। तो कृपया करके आप मेहनत के साथ उन्हें पढ़ें। कल हमने शायद बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 इयर्स प्लान, और उसमें मैंने सब कुछ आप लोगों को नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके गया था। उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उन्हें कृपया करके आप लोग सब मेमोराइज कर ले और उन्हें याद करें। और मैं इसीलिए आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, लाइक का बटन प्रेस करें, और जिन भी लोगों को हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है उन लोगों तक हमारे चैनल की जानकारी पहुंचाएं, और सभी से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लोग पहली बार हमारे साथ लिंक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कृपया करके वो बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि जैसे ही हमारी क्लास अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्रोवाइड हो जाए। आज बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो कृपया करके सभी लोगों से एक बार फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल के बारे में जानकारी पहुंचाएं, शेयर करें। सभी लोगों से कहें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं बड़ा वैल्यूबल, बड़ी एक्सप्लेनेशन से मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उन सब चीजों को आप लोग एक बार जाकर देखें और उन्हें आप पढ़ें। आज हम बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक को बात करने वाले हैं और ज्योग्राफी का अगला स्टेप हम लोग आज लेने वाले हैं। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और उसका अगला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं और उसका नाम है ग्रह। इंग्लिश में इस चीज को बोला जाता है आपकी प्लेनेट। ग्रह और उपग्रह, इन दोनों चीजों से आपकी क्वेश्चन मालूम होती है। उपग्रह, इस चीज को इंग्लिश में बोला जाता है सैटेलाइट। इस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। दो चीजें हैं, एक चीज होती है ग्रह और एक चीज होती है सौरमंडल। एक चीज होता है ग्रह। सौरमंडल के बारे में मैं एक दिन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिस दिन हमने सूर्य के बारे में पढ़ा होगा। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर कृपया करके जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड की गई हैं सभी क्लासेस को एक बार जरूर आप मेमोराइज कर लें और उनके नोट्स बनाकर उन्हें सब लोग देख लें। आज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रह या उपग्रहों के बारे में। देखो, ध्यान से सुनना मुझे, यहाँ मैं पहले परिभाषा आपको क्लैरिफाई कर दूं, चीजें कर दूं। देखो, सौर मंडल में स्थित, ध्यान से सुनना भाई, सौर मंडल जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसको आप एक बार जरूर देख लेना कर। सौर मंडल में स्थित ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड, ध्यान से सुनना भाई, सौर मंडल में स्थित ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड, ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जो एक निश्चित कक्षा में, जो एक निश्चित कक्षा में, निश्चित कक्षा का मतलब होता है आपकी डेफिनेट ऑर्बिट, डेफिनेट ऑर्बिट, निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, परिक्रमा, परिक्रमा करता है, उस आकाशीय पिंड को, उस आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह की परिभाषा है। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे करके हम मान लेते हैं ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट बना लेते हैं, कक्षा ये है, इस चीज को कक्षा बोला जाता है। एक कक्षा और बना लेते हैं इसके ऊपर, एक कक्षा ये है। अब जैसे मान लेते हैं कोई भी एक आकाशीय पिंड यहां स्थित है, यहां, अब ये आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर इसी वाली ऑर्बिट में, इसी वाली कक्षा में आपकी परिक्रमा करे, तो उस चीज को क्या बोला जाएगा, ग्रह बोला जाएगा। और मान लेते हैं कि जैसे करके अगर कोई भी एक पिंड यहां रखा हुआ है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तो कर रहा है, लेकिन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते करते जैसे ये यहां पहुंचा तो ये इस वाली ऑर्बिट को छोड़कर अगर यहां चला गया,
यहां आ जाता है, मान लेते हैं ये वाला आपकी ये जो पिंड है, तो फिर अगर इसने अपनी कक्षा लेफ्ट करी है, छोड़ी है, तो फिर इस वाले आकाशीय पिंड को ग्रह नहीं। तो ग्रहों की परिभाषा का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जो एक निश्चित कक्षा में, एक डेफिनेट ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, आपके प्लेनेट या ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की जो परिभाषा थी, ग्रहों की जो परिक्रमा है ना, ग्रहों की परिक्रमा के बारे में सबसे पहले, ग्रहों की परिक्रमा के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक जो थे, सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं, आप लिखना स्टार्ट किया करें जरूर। सबसे पहले वैज्ञानिक आपके वो केपलर रहे, यानी ग्रहों की गति की परिभाषा जो सबसे पहले दी है वो केपलर के द्वारा दी गई है। ये आप जरूर लिखें, ये जर्मनी के रहने वाले। ग्रहों की परिभाषा जो दी है वो किसके द्वारा दी गई है, केपलर। और इन्होंने कहा कि एक निश्चित परिक्रमा जब करता है निश्चित कक्षा में, उस चीज को ग्रह कहा जाता है। इन्होंने एक चीज और कहा था कि ग्रह यानी कोई भी आकाशीय पिंड जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसके पास इतना द्रव्यमान जरूर होना चाहिए ताकि वो अपनी आकृति को गोल रख सके, वो स्फीयर रख सके, गोल रख सके। तो ऐसे जो पिंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ग्रह कहा जाता है। और इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, वो केपलर रहे। अब देखो, इसमें पहले आप लोग डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं, सब लोग लिखना स्टार्ट करें ताकि आपकी याद रहे। अब देखो, मैं इस चीज में आपकी दो बातें लगातार आपकी बोलूंगा, लगातार हम चीज आपकी इनको पढ़ेंगे। देखो, एक होता है परिक्रमा, एक होता है परिक्रमण, और एक होता है आपका परिभ्रमण, है ना। परिक्रमण और परिभ्रमण, है ना, इस चीज को आपकी रोटेशन बोल दिया जाता है और इस चीज को आपकी रेवोल्यूशन बोल दिया जाता है। रोटेशन कहते हैं, रेवोल्यूशन बोल दिया जाता है ना, परिक्रमण। देखो, परिक्रमण का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा हुआ कि जैसे हम लोगों ने, जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है, देखो यहां ध्यान से देखना आप सारे। अब सूर्य के चारों ओर अभी हम एक ऑर्बिट बना रहे थे, कक्षा बना रहे थे, और सूर्य के चारों ओर आपके मान लेते हैं एक ऑर्बिट बनी हुई है, और ये वाली आपकी ऑर्बिट जो है वो ये सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट है। यहां मान लेते हैं आपकी बुध ग्रह है, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में। अब इस बुध ग्रह ने आपके यहां से घूमना स्टार्ट करा, ये इसकी मूविंग है, मूवमेंट है, ये इसकी गति है, ये आपके बुध ग्रह घूम रहा है। अब ये जो बुध ग्रह है ये किसके चारों ओर घूम रहा है, सूर्य के चारों। तो इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड, ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी उसका राउंड करता है, चक्कर लगाता है, तो इस वाली गति को, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति को क्या बोला जाता है, परिक्रमण गति। और एक परिक्रमा पूरा करने में, ध्यान से सुनना, एक परिक्रमा पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है, उस वाले समय को क्या बोला जाता है, परिक्रमण काल बोल देते हैं। और ये जो आपकी चक्कर लगाने की गति होती है, इस वाली गति को क्या बोला जाता है, परिक्रमण गति कह देते हैं। और इस वाली स्थिति को क्या बोल दिया जाता है, आपकी परिक्रमा कह देते हैं, ये बात है ना, परिक्रमा बोल देते हैं। इस चीज को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी रोटेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली जो गति होती है वो परिक्रमण गति होती है। परिक्रमण गति के तहत एक चक्कर पूरा करने में, एक परिक्रमा पूरा करने में जितना समय लगता है उस चीज को परिक्रमण काल कहते हैं। अब जैसे करके हम लोगों ने ये बुध समझा। अब जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं ना, एक तो ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जैसे हम लट्टू को ले लें, ये लट्टू होता है। अब ये लट्टू अगर हमने एक ट्रीज लगा लिया, यहाँ पर एक पेड़ लगा लेते हैं, तो ये लट्टू इस पेड़ के चारों ओर अगर हम घुमा रहे हैं तो ये वाली जो गति होगी वो परिक्रमण गति होगी। अब ये लट्टू जो होगा वो अपनी धुरी पर भी घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा आपका, है ना, ये अपनी धुरी पर भी घूमेगा। तो जब कोई भी आकाशीय पिंड, जब कोई भी आकाशीय पिंड अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर घूमता है, तो उस वाली गति को क्या बोला जाता है, फिर उस वाली गति को कहते हैं परिभ्रमण गति। ये उस चीज को परिभ्रमण गति कहा जाता है। और परिभ्रमण गति में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उस वाले समय को क्या बोला जाता है, परिभ्रमण काल कहा जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आकाशीय पिंड की, यानी कि ग्रहों की हम बात करें तो आप ग्रह ही समझे, किसी भी ग्रह की दो प्रकार की गति होती है, एक परिक्रमण गति और एक परिभ्रमण गति। एक होता है परिक्रमण काल यानी समय, और एक होता है परिभ्रमण काल यानी परिभ्रमण समय। अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है, और इस चीज को ग्रह कह दिया जाता है। अब जैसे करके हमने आपकी आ गया होगा सब लोगों की क्लैरिफाई समझ में सबकी, है ना, ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद में आप सब लोगों को उपग्रह के बारे में भी बता दूं। देखो, ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर, अपने ग्रह के चारों ओर, अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यानी कि मतलब हुआ परिक्रमा करता है ना, और साथ ही साथ, और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, सूर्य की, यानी ऐसे कह लो कि परिक्रमा भी करता है, तो उस वाले आकाशीय पिंड को क्या बोला जाता है, उपग्रह कहते हैं। अब ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, अगर मानव ने उपग्रह बनाया है तो कृत्रिम उपग्रह होगा, और अगर प्रकृति का है तो वो आपकी प्राकृतिक उपग्रह होगा, है ना। एक नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, इंग्लिश में बोला जाएगा, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। ये चीज आ गया होगा आपकी समझ में, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये उपग्रह। अब क्या होता है आपके, ध्यान से सुनना, हो गया ना सब लोगों को समझ में, है ना। उपग्रह और ग्रह की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी, केपलर का नाम हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, वो आप सब लोगों की समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अगर हम बात करेंगे तो ग्रह जो होते हैं ना, ग्रह ये दो प्रकार के होते हैं आपकी, है ना। अब चलो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर हम सौर मंडल की स्थिति देखते हैं तो अब आप सब लोग सौर मंडल को बना लेंगे, है ना। अब देखो, हम लोग यहाँ सूर्य को रख लेते हैं, ये है सूर्य। उसके बाद अगली कक्षा में सारा सौर मंडल यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से सारे लोग बना ले, इधर मूव कर देते हैं, इधर थोड़ा सा आपकी स्थिति इसकी बना लेते हैं ताकि आपकी बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए चीजें। देखो, यहाँ हम सूर्य को रख लेते हैं, ये सूर्य। उसके बाद एक कक्षा है, ध्यान से सुनते रहना, यहाँ है आपकी बुध, ये वाला। आप पहले इनको लिख लें सारे, उसके बाद मैं सारी चीज बनाऊंगा। उसके बाद अगली कक्षा आप बनाए, जल्दी जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। और यहाँ है बिल्कुल सामने पड़ता है शुक्र, ये वाला शुक्र, ठीक है। उसके बाद अगली कक्षा अगर हम लोग बनाते हैं तो ये अगली कक्षा हुई, और अगली कक्षा पर यहाँ पर जो पड़ता है आपकी बुध है, शुक्र है, उसके बाद यहाँ पर है आपका पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद अगली कक्षा अगर हम लोग बनाते हैं, अगली कक्षा जो है ये हम लोग बना रहे हैं, ये सौर मंडल बन जाएगा पूरा आपका। और यहाँ पर जो ग्रह है वो है आपकी मंगल, मंगल, ठीक है। उसके बाद अगली कक्षा हम लोग सौर मंडल की बनाते हैं, और अगली कक्षा जो सौर मंडल की है, यहाँ पर एक ग्रह पड़ता है जिस ग्रह को हम कहते हैं बृहस्पति, ये वाला, ये बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। उसके बाद अगली कक्षा हम लोग सौर मंडल की बनाते हैं, और बृहस्पति ग्रह के बाद आपकी यहाँ जो ग्रह पड़ता है बृहस्पति के बाद, ये है आपका शनि, ये शनि। उसके बाद अगली कक्षा हम लोग बनाते हैं आपकी ग्रह की, ये वाली, है ना। शनि के बाद यहाँ पड़ता है आपकी अरुण, अरुण, ठीक है। उसके बाद अगली कक्षा हम लोग आपकी सौर मंडल की बनाते हैं, और ये वाली कक्षा जो सौर मंडल की होती है, यहाँ पर एक ग्रह पड़ता है आपकी, और उस ग्रह का नाम ये। अब आप लोग देखो ध्यान से, अगर आपको यहाँ पर ध्यान देंगे तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे हमारे सौर मंडल में, अगर सौर मंडल में हम देखते हैं तो ग्रहों की संख्या कितनी है आपकी, 8 है। ये भाई, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। अब इन ग्रहों में देखो, अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार देखें, अब लिखना स्टार्ट करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह है उनका क्रम मैं एक बार लिख रहा हूं, ध्यान से आप सब लोग आपकी हमारी कोशिश करें। अब देखो यहां समझ में आ जाएगा, फिर पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है यानी मंगल है, यानी सबसे पहले आपकी बुध है, उसके बाद आपकी शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, और उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, और उसके बाद आपका वरुण।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है, नजदीक वो बुध है, और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो ग्रह है वो कौन सा है, वो वरुण है। आपको चित्र में यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यह बुध है और सबसे दूरी पर आपकी कौन सा ग्रह है, वरुण है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। अब देखो क्या होता है, जो सूर्य के इर्द गिर्द वाले ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और फिर बाद वाले जो चार ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनके अनुसार फिर ग्रहों को आपकी कुछ वर्गों में बांटा गया। मैं चित्र रिमूव कर देता हूं, अगर आपने चित्र देख लिया और इसको बना लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी समझ में आ जाएगी। ये सौर मंडल का पूरा आपके चित्र बना हुआ है। अब देखो, दूरी के अनुसार तो हमने ग्रहों का क्रम लिख ही लिया कि दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। अगर हम बात करेंगे तो अब ग्रहों को जो है वो दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में, है ना। नंबर एक, अब ध्यान से आप लिखना स्टार्ट करें, जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था मैं उस पर आ जाता हूं। नंबर एक, जो सबसे पहले आपके ग्रह है उन ग्रहों को बोला जाता है आंतरिक ग्रह, या फिर उन ग्रहों को बोला जाता है पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, है ना। इन ग्रहों में टोटल मिलाकर आपके चार ग्रह हैं। इसमें से एक तो आपके बुध है, एक शुक्र है, एक पृथ्वी है और एक मंगल है। देखो, ऐसे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं, ये चार ग्रह, है ना। जो चार ग्रह जो सूर्य के आपके नजदीक पड़ते हैं, उन ग्रहों को क्या बोला गया है, आपके पार्थिव ग्रह, इंटरनल प्लेनेट या पार्थिव ग्रह बोला गया। इन ग्रहों की खासियत ये होती है कि आकार में ये छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। किसी भी चीज का घनत्व होता है, उस चीज का देखो घनत्व, डेंसिटी इक्वल होती है m अपॉन v, ये m अपॉन v होती है घनत्व जो होता है, यानी कि सीधा सीधा आपकी हमारी द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इस चीज को घनत्व कहते हैं। तो इनका आकार में तो छोटे होते हैं, घनत्व अधिक होते हैं, और ये ग्रह आपकी हमारी चट्टानों और धातुओं से मिलकर बने, चट्टानों व धातुओं। अब देखो, आप लोगों को पता चल रहा होगा, परिभाषा अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे ग्रह जिनका घनत्व अधिक होता है, आकार में छोटे होते हैं, निर्माण चट्टानों और धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उन ग्रहों को क्या कह देते हैं आपके भाई, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आंतरिक या पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल। उसके बाद अगर हम दूसरे ग्रहों के बारे में बात करें तो एक ग्रह होते हैं जिन ग्रहों को बोला जाता है आपका बाह्य ग्रह, या फिर इनको बृहस्पति ग्रह कह देते हैं, बृहस्पति ग्रह, या इंग्लिश में इनको एक्सटर्नल प्लेनेट बोल दिया जाता है। इनको इंटरनल प्लेनेट कहते हैं, इंटरनल, इनको बोल दिया जाता है एक्सटर्नल प्लेनेट कह देते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा भाई, यानी बाकी के चार ग्रह, इसमें भी चार ग्रह शामिल हैं आपके, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये वाले, ये चार ग्रह, ये आकार में जो होते हैं बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, लेकिन इनका जो आपका घनत्व होता है वो कम होता है। घनत्व जो होता है इनका, डेंसिटी, इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, वो कम होता है, और इनका निर्माण गैसों से मिलकर हुआ, और उन गैसों में आपकी ज्यादातर एक हाइड्रोजन होती है, एक हीलियम होती है, एक अमोनिया होती है, और एक आपकी उनमें मैथेन होती है। तो इसका मतलब ऐसे ग्रह जो आकार में तो बड़े हैं लेकिन घनत्व उनका कम होता है, और वो चार प्रकार की प्रमुख गैसों से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे ग्रहों को आपकी हमारी क्या बोला जाता है भैया, उन ग्रहों को हम लोग बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहते हैं। याद रखना, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रहों को जेवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जेवियन ग्रह का मतलब होता है बृहस्पति के समान, बृहस्पति के समान जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों को जेवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य से दूरी के आधार पर हमने ग्रह पढ़ लिए कि सबसे नजदीक आपके बुध होता है, सबसे अधिक दूरी पर वरुण होता है, और ये आंतरिक और बाह्य ग्रह। अब हम लोग अगर हम बात करेंगे, आप लिखना स्टार्ट करें और लिखा करें चीजों को भाई, है ना। अगर आपको वास्तविकता में ही एग्जाम क्रैक करने होते तो आप उनके नोट्स बनाना सीखें। जब तक हम लोग नोट्स बनाना नहीं सीखेंगे तब तक चीजें मुश्किल हो जाती हैं, है ना। अब अगर हम बात करेंगे ग्रहों की, तो आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम क्या है, आकार के हिसाब से, है ना।
आकार के अनुसार अगर हम ग्रहों के बारे में अगर हम बात करेंगे, प्लेनेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आकार के अनुसार आपके ग्रहों का क्रम है, नंबर 1 पे है बृहस्पति। अब मैं यहाँ इंग्लिश में भी नाम लिखूंगा आपके लिए, है ना। बृहस्पति को इंग्लिश में कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह है आपके बृहस्पति, और इसे इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है आपके, है ना, जुपिटर, जुपिटर कहते हैं। उसके बाद आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपके शनि, इसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, सैटर्न, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपकी अरुण, अरुण को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी यूरेनस, यूरेनस कहते हैं, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार वरुण, इसे इंग्लिश में नेपच्यून बोला जाता है, नेपच्यून। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है आपकी पृथ्वी, देखो ये बहुत आता है पांचवा, है ना, इंग्लिश में सभी को पता है अर्थ कहते हैं। और छठा सबसे बड़ा ग्रह है आपकी शुक्र, इंग्लिश में इसको वीनस बोला जाता है, वीनस। और सातवां सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो वो मंगल है, और इसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और आठवां सबसे बड़ा ग्रह है आपकी बुध, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मरकरी, मरकरी इसको इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं। तो देखो इंग्लिश में भी आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा ग्रह जो है, सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा आपकी, वो बुध है, ये वाला बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपकी वो कौन सा है, वो बृहस्पति है। ग्रह का पृथ्वी जो होता है वो कौन से नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है आपके, 5वें नंबर का है, केवल 5वें नंबर। एक चीज और मैं साथ ही साथ बता दूं, देखो पृथ्वी का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है, घनत्व, पृथ्वी ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है, इसका घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि आपको फॉर्मूले से पता चल रहा होगा कि घनत्व का जो यूनिट या मात्रक होता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबसे कम जो आपकी घनत्व होता है वो शनि का है, शनि का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम जो होता है घनत्व वो शनि का होता है, और शनि का घनत्व है आपकी 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला, ये शनि का है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है पृथ्वी है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, पृथ्वी 5वें नंबर पर आता है, सबसे नजदीक आपकी बुध है, सबसे अधिक दूरी पर आपकी वरुण है। चार ग्रह जो होते हैं सॉरी वो कैसे होते हैं, वो आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, चार ही कैसे होते हैं, बाह्य ग्रह, बृहस्पति जिनको जीव, जो ग्रह आंतरिक है उनका निर्माण चट्टानों से आकार में छोटे हैं, और जो ग्रह आपकी बाह्य होते हैं उनका निर्माण गैसों से, और वो ग्रह कैसे होते हैं आपकी, वो गैसों से मिलकर बने हुए होते हैं और वो आपके आकार में बने। इंग्लिश में आपके सारे नाम ये होंगे। ग्रहों की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रहों की परिक्रमा का नियम जर्मनी के रहने वाले केपलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग परिक्रमा और परिभ्रमण के बारे में आपकी डिटेल से समझ ही चुके हैं। अब मैं एक एक ग्रह के बारे में अलग अलग कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ, वो जानकारी आप सब लोग लिखें, ठीक है ना। अब देखो आप सबसे पहले हम लोग आपकी बुध ग्रह के बारे में कुछ बातें करेंगे, इंग्लिश में आप सब लोगों को पता चल गया होगा, मरकरी कहते हैं। देखो अब मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें बताऊंगा। ये ग्रह जो होता है वो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक ग्रह है। अब आप अलग अलग में सब चीजों को बताएं, सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ना। बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल का मतलब तो आप समझ गए, सूर्य के चारों ओर आपकी चक्कर लगाने का जो समय होता है वो 88 दिन होता है, और इसका जो परिभ्रमण काल होता है, परिभ्रमण काल ये होता है आपकी 59 दिन होता है। अब देखो आप लोग अगर पृथ्वी के आइडिया से चक्कर लगाएं, पृथ्वी के आइडिया सोचें, तो अगर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेते हैं वास्तविकता में उसे क्या बोला जाता है, वर्ष कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में चक्कर लगाती है, तो एक वर्ष पृथ्वी पर 365 दिन का, वैसे ही इसका मतलब कह सकते हैं कि शुक्र सॉरी बुध पर एक वर्ष 88 दिन का होता है, और अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे समय अवधि को क्या बोला जाता है, एक दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुध ग्रह पर एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है, और एक वर्ष पृथ्वी का जो होता है आपकी पृथ्वी के, अगर हम बात करें बुध पर एक वर्ष जो होता है वो पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है ना। बुध ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में, बुध ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में जो है वो कार्बन की उपस्थिति है, कार्बन की उपस्थिति है, इसलिए यहां पर जीवन संभव नहीं, जीवन संभव नहीं होता है ना।
इस ग्रह की अगर हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, तो बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके उपग्रहों की संख्या 0 है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह की अगर हम बात करेंगे, बुध ग्रह जो होता है आपकी, इसके नजदीक से इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए सबसे पहला गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह जो था, कृत्रिम उपग्रह मानव के द्वारा छोड़ा गया था, वो था आपकी मेरिनर 10, ये इसके नजदीक से होकर गुजरने वाला, जिसने बताया था कि बुध ग्रह का जो निर्माण है आपकी, उसका चट्टान और उसकी सरफेस पर आपकी मैदानों का विस्तार हुआ है। बुध ग्रह का तापांतर सर्वाधिक होता है। तापांतर समझना, तापमान नहीं भाई, तापांतर सर्वाधिक होता है, इसका मतलब ये है कि इसके दिन का तापमान अगर हम बात करेंगे तो लगभग होता है 430 डिग्री सेंटीग्रेड। रात में बहुत ठंडा हो जाता है, माइनस के 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको जोड़कर देखेंगे 8 3 11 तो 610 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापांतर होता है। तापमान का अंतर दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर आपकी किस ग्रह का होता है, वो बुध का है। परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल 1 वर्ष की अवधि, 1 दिन की अवधि। मरकरी है, उपग्रहों की संख्या 0 है। नजदीक से होकर गुजरने वाला सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह ये था, चट्टानों और मैदानों से मिलकर बना है। तापांतर सर्वाधिक कौन से ग्रह का होता है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, आपकी बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे अधिक सूर्य के सबसे अधिक नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है आपके हमारे सौरमंडल का। अब ये ना सब चीज को आपकी क्लैरिफाई हो गया। मैं हर ग्रह के बारे में ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी कुछ इसके बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें आपके शुक्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपकी वीनस। और ये सूर्य से अगर हम दूरी के आधार पर बात करेंगे तो कौन से नंबर पर आता है, सूर्य से दूरी के आधार पर जो है ये दूसरे नंबर पर आता है, सूर्य से दूरी के आधार पर। अब देखो इनके आधार पर अगर हम बात करेंगे सूर्य से दूरी के आधार पर, तो हमारे सौर मंडल का, पूरे के पूरे सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है, सबसे गर्म ग्रह जो है ना, हॉट प्लेनेट जिसको बोल दिया जाता है, वो कौन सा है आपकी, वो शुक्र है। इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या कहते हैं आपकी, वीनस कहते हैं। आपको पता चल गया होगा, चित्र में अगर आप देखें ना, तो बुध जो होता है वो पीछे की तरफ है, शुक्र बिल्कुल सामने होता है, तो उस पर किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, सीधी आपकी गर्म प्लेनेट होता है पूरा। इसके अगर तापमान की बात करें, यहाँ तापांतर नहीं लिखा हुआ, तापमान इसका बात करें तो 475 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो पूरे के पूरे सौरमंडल में कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल वो होता है आपकी 225 दिन, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में आपकी 225 दिन लेता है। और इसका अगर हम परिभ्रमण काल के बारे में बात करेंगे तो परिभ्रमण काल होता है इसका आपकी 259 दिन होता है। यानी कि अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी करने में, तो ये कई बार अजीब सा लगता है, सूर्य के चारों ओर कम समय में घूम लेता है, अपनी धुरी पर ज्यादा समय में घूमता है। तो 1 वर्ष की अवधि पृथ्वी के 225 दिन के बराबर होती है, 1 दिन की अवधि पृथ्वी के 259 दिनों के बराबर होती है। इस ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह पर जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में, शुक्र ग्रह पर भी जो पाई जाने वाली गैस होती है वो कौन सी है आपकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। और इसका रीजन ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगभग 90% मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आपकी उपस्थित आपकी किस पर होती है, शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पृथ्वी से लगभग आकार में बात करें तो पृथ्वी के आकार के बराबर होता है, और इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसको जाना जाता है, वो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा चमकीला होने के कारण इसको सांझ का तारा इंग्लिश में कहते हैं इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। यह शुक्र ग्रह को आपकी भोर का तारा, भोर का मतलब होता है सुबह का तारा, इंग्लिश में कहते हैं इसको मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसका तापमान बहुत अधिक होने के कारण आपकी शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह। तो इसको राइजिंग प्लेनेट के नाम से भी किस ग्रह को जाना जाता है, वो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह के नजदीक से होकर गुजरने वाला सबसे पहला आपकी इस पर जो कृत्रिम उपग्रह इस पर जानकारी के लिए छोड़ा गया था आपकी, उसका नाम था मैगलन अंतरिक्ष यान। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, आप इतना जानते होंगे सब लोग, नासा के द्वारा 1989 1989 ईस्वी में छोड़ा गया।
ये शुक्र ग्रह के बारे में है। आपकी तापमान इतना होता है, चमकीला है, जो सांझ का तारा भोर का तारा होता है, पृथ्वी की बहन जुड़वा बहन है, सर्वाधिक मात्रा में परिक्रमण परिभ्रमण तापमान सर्वाधिक होता है, और ये सूर्य के हिसाब से आपकी कौन सा होता है, आपकी हमारी दूसरा नजदीक ग्रह है। शुक्र ग्रह पर भी कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसके भी उपग्रहों की संख्या आपकी कौन सी है, आपकी वो शून्य है, इस पर भी उपग्रह आपकी उपस्थित नहीं होती है। अब देखो उसके बाद अगला है, आ गया ना समझ में आपकी, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी को हम स्पेशल अलग पढ़ेंगे भाई, सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बाद में पढ़ेंगे हम, सबसे बाद में पृथ्वी को हम बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला प्लेनेट होता है आपकी हमारी मंगल, जिसको इंग्लिश में हम लोग मार्स कह देते हैं। अब देखो मार्स जो मंगल ग्रह होता है, इस ग्रह पर अगर हम बात करेंगे तो इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है 95.3%। उसके बाद इस ग्रह पर जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, 2.7% है। उसके बाद इस ग्रह पर ऑर्गन होता है, 1.6% होता है, और उस पर ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 0.15% में। ठीक है, तो 4 सर्वाधिक ऐसे हैं। इस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है वो ध्यान से सुनना, वो पृथ्वी के लगभग बराबर है, पृथ्वी के लगभग बराबर है। तो इसका मतलब कौन सा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव पृथ्वी के लगभग बराबर है, तो वो कौन सा होगा, मंगल ग्रह होगा। इसका अक्षीय झुकाव है आपकी 24 अंश और 59 मिनट, ये है इसका अक्षीय झुकाव। तो इसीलिए कहा जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव व दिन की अवधि वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, तब आंसर कौन सा आएगा भैया, वो मंगल ग्रह आएगा। इस मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण आपकी जीवन की संभावना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के समान जीवन की संभावना वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा आएगा, मंगल ग्रह आएगा। अगर पूछा जाता है कि मंगल ग्रह पर आपकी जीवन की संभावना क्यों है, तो यहाँ पर बर्फ छत्रक की उपस्थिति होने के कारण ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगी और जीवन आपके चल सकता है। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो इस ग्रह का परिक्रमण काल जो है वो है आपकी 687 दिन है, और इसकी अगर हम बात करेंगे परिभ्रमण काल के बारे में, तो इसका परिभ्रमण काल जो है वो है आपकी 24.6 घंटे, तो पृथ्वी के लगभग बराबर है। अगर इस मंगल ग्रह की बात करेंगे तो इसके पास आपके उपग्रहों की संख्या जो है वो 2 है, और इनमें से एक इसका उपग्रह है आपकी फोबोस, और दूसरा इसका उपग्रह जो है वो है आपकी डिमोस। और याद रखना पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है आपकी वो कौन सा है, डिमोस, फोबोस है। और फोबोस किसके उपग्रह का है, सॉरी किस ग्रह का है, आपकी वो मंगल का है। मंगल ग्रह के बारे में आपकी सारी जानकारी आपको, फोबोस और डिमोस, इसके पास 2 उपग्रह हैं आपकी, जल्दी लिखें इन सब चीजों को। अगर मंगल ग्रह के बारे में हम लोग बात करेंगे सीरियसली होके मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल ग्रह पर सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था वो था आपकी फिनिक्स मार्स लैंडर। फिनिक्स मार्स लैंडर ये मंगल ग्रह के लिए छोड़ा गया सबसे पहला आपकी अंतरिक्ष यान था 2007 ईस्वी में, और ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भारत के द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला आपकी मंगल ग्रह के लिए जो यान है, उस यान का जो आपकी हमारी नाम रखा गया था वो यान था आपकी मंगलयान। और मंगलयान के बारे में बात करेंगे तो इस मिशन का नाम हम लोगों ने रखा था मोम, है ना, मोम का पूरा नाम होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिटर मिशन, इस मिशन का नाम रखा था। ये मिशन जो हम लोगों ने छोड़ा था वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 ईस्वी को, और इसे प्रक्षेपित जो करा था हमने भारत में श्रीहरिकोटा, है ना, भारत में जो श्रीहरिकोटा है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित इसको किया गया था PSLV C-25 रॉकेट के माध्यम से, क्योंकि
रॉकेट से छोड़े जाते हैं और ये पहुंचा था आपकी मंगल ग्रह की कक्षा पर 24 सितंबर 2014 को आपकी पहुंचा था। मतलब तो भारत के द्वारा छोड़ा गया ये है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पर एक अंतरिक्ष केंद्र है आपकी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 24 सितंबर 2014 को PSLV C-25 रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष केंद्र है ये पुलिकट झील के पास है। बड़ी खूबसूरत जानकारी है, ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित आपकी झील स्थित है। ये मंगल ग्रह के बारे में हो गया टोटल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे आपकी उसके बाद, तो अगला ग्रह जो है आप लोगों का वो कौन सा पड़ेगा आपकी भाई, वो बृहस्पति है। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अगर वर्तमान समय में उपग्रहों के बारे में बात करेंगे तो इसके उपग्रह हैं आपकी वर्तमान में 79 है। मंगल ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो ज्ञानीमेड है। ज्ञानीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है, ज्ञानीमेड। और किस उपग्रह का है, वो बृहस्पति। इसके अगर हम लोग परिक्रमण काल के बारे में बात करेंगे तो इसका परिक्रमण काल जो है वो 11.86 वर्ष है, ठीक है। इसके अगर हम लोग परिभ्रमण काल के बारे में बात करेंगे तो परिभ्रमण काल मात्र इसका 10 घंटे है, यानी ये सबसे तेज घूमता है। और सबसे कम परिभ्रमण काल आपकी कौन से ग्रह का है, वो बृहस्पति का। आकार में सबसे बड़ा होता है, वो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, है ना। अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो परिभ्रमण काल हो गया, परिक्रमा, इसमें उपग्रहों की संख्या है, सबसे बड़ा उपग्रह ये है आपकी हमारी, ये बृहस्पति के बारे में है। बृहस्पति पर कुछ गैसों के खोल दिखाई देते हैं इसके चारों ओर आपकी घूमते हुए, और इन गैसों के खोल को क्या बोला जाता है, आपकी वलय कहते हैं। अब इसके जो वलय है वो ऐसा माना जाता है कि सिलिकेट के बने हुए होते हैं और इसके वलय दिखाई नहीं देते। तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि ये वलय आपके कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ग्रह है जिसके वलय सिलिकेट के बने हुए होते हैं। वलय का मतलब होता है गैसों के ऐसे खोल जो उस ग्रह के चारों ओर आपके घूमते हैं, उन वाले गैसों के खोल को क्या बोला जाता है, वलय बोला जाता है। ये परिभ्रमण काल, ये परिक्रमण काल है। ज्ञानीमेड हो गया, उपग्रहों की संख्या इतनी होगी। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा आपकी हमारी कौन सा हो गया भाई, ये ग्रह हो गया बृहस्पति, ठीक है भैया, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आपकी, तो बृहस्पति के बाद जो आपकी ग्रह आता है वो कौन सा है आपकी भाई, वो शनि। शनि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, इंग्लिश में जिसको हम सैटर्न कह रहे थे। इसके अगर वर्तमान समय में बात करेंगे आपकी, तो वर्तमान समय में इसके जो उपग्रह है वो है आपकी 82। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है ना, जिसके सर्वाधिक उपग्रह है, वो वर्तमान समय में आपकी कौन सा है, वो शनि है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा इसका जो आपके उपग्रह है वो है आपके टाइटन, ये। और ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा, है ना, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। इसका अगर शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह देखें, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह देखें तो वो है आपकी रिया, ये इसका दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा इसका टाइटन है, सौरमंडल का दूसरा बड़ा। शनि का दूसरा सबसे बड़ा रिया, ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह हो गया। इसके अगर हम बात करेंगे आपकी परिक्रमण काल के बारे में, तो इसका परिक्रमण काल जो है वो लगभग 29.5 वर्ष है, ये तो आप याद ही रखेंगे। और इसका जो परिभ्रमण काल है वो है लगभग 10.6 आवर्स, यानी कि 10.6 घंटे है आपकी। ये इसका परिभ्रमण काल है आपके शनि। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस पर सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित गैस है, सर्वाधिक मात्रा में, वो आपकी हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन है आपकी 75%, और दूसरी आपकी हीलियम है। हीलियम की मात्रा आपकी इस पर है 20%। मेरी ध्यान नहीं रहा, आप लिख ले यहाँ पर। जो बृहस्पति ग्रह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, बृहस्पति भी हाइड्रोजन, हीलियम, इन ही गैसों से प्रमुख रूप से मिलकर बना है। इसमें अल्प मात्रा में आपकी गैसें जो है वो अमोनिया या मेथेन गैसों की उपस्थिति भी कौन से ग्रह पर पाई जाती है, बृहस्पति पर। इसमें आपकी मात्रा लिखें आप, इतनी इतनी है। ये इसका टोटल आपकी हमारी कार्यक्रम, ये शनि का सेटअप है, ठीक है भैया, है ना। ऐसे ही करके आपके शनि के बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद आपकी हमारी कौन सा ग्रह आता है, आपकी अरुण। अरुण को इंग्लिश में हम लोगों ने लिख ही लिया था, यूरेनस कहते हैं। अरुण ग्रह की बात करें तो इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी, ये तो आप जरूर ही लिखें भाई, विलियम हर्शेल। ये रहने वाले थे आपके इंग्लैंड,
विलियम हर्शेल, इनके द्वारा की गई थी। इसके अगर हम परिक्रमण काल के बारे में बात करेंगे तो इसका परिक्रमण काल जो है वो बताया गया है लगभग आपकी 84.07 वर्ष है। इसके अगर हम लोग परिभ्रमण काल के बारे में बात करेंगे तो परिभ्रमण काल इसका 17.9 आवर्स है, 17.9 घंटे है। इसके अगर हम उपग्रहों की बात करेंगे तो इसके उपग्रहों की संख्या है आपकी 27। ये ग्रह जो है वो पृथ्वी से काफी अधिक दूर, सूर्य से इस ग्रह पर कुछ आपके नीले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसलिए आपकी नीला हरा उपग्रह आपकी हमारी किसको कहा जाता है भैया, वो अरुण को कहा जाता है। इस ग्रह का अक्षीय झुकाव बहुत ज्यादा है और इस ग्रह का अक्षीय झुकाव लगभग लगभग 82 अंश और भाई लगभग 50 मिनट है। तो इसी रीजन से इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह वो किसको कहा जाता है, वो अरुण को कहा जाता है। ये सब कुछ इसके बारे में, पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी होने के कारण ये कुछ हद तक आपकी ये ठंडा है और ये दूसरा सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है आपकी, वो अरुण है। ठीक है भाई, है ना। ऐसे ही करके अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में तो उसके बाद आपकी क्या होता है, उसके बाद अगर ग्रहों के बारे में हम लोग बात करेंगे तो लास्ट वाला ग्रह कौन सा बच गया आपकी, वरुण है। इसको इंग्लिश में हम सभी लोगों ने लिख लिया आपकी नेपच्यून कहते हैं। ये सर्वाधिक दूरी पर है सूर्य से, है ना। इस ग्रह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका परिक्रमण काल जो है वो सबसे ज्यादा है और परिक्रमण काल आपकी लगभग आप 165 वर्ष लिखें, ये सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा परिक्रमण काल जो है वो इसका, सबसे कम आपकी बुध का है। इसका परिभ्रमण काल अगर हम लिखेंगे तो परिभ्रमण काल इसका जो है वो 16 घंटे है। इस ग्रह की जो खोज है वो आप लिख लें भाई, वो 1846 में आपकी इसकी खोज जो है वो जोहान गेले के द्वारा की गई थी, आपकी जोहान गाले, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये रहने वाले आपकी जर्मनी के थे, इनके द्वारा आपकी ग्रह खोजा गया था। इस ग्रह के अगर हम उपग्रहों की बात करेंगे तो इसके उपग्रह आपकी 13 और ये सर्वाधिक ठंडा, हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा आपके भैया, वो वरुण है। इसका लगभग लगभग माइनस के 275 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहता है। ये माइनस में रहता है, गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसके भी आपकी हमारी कुछ वलय है। तो अब देखो मैं आप लोगों को ये पूरी जानकारी होगी, चलो खैर आगे बात करेंगे अभी इन ग्रह के बारे में। तो ये आपकी हमारी टोटल जानकारी किसके बारे में होगी, ग्रहों के। अब देखो होता क्या है, आप लोग अगर हम बात करेंगे ना तो जैसे आपकी ग्रह है, जैसे आपकी सूर्य है, अब सूर्य के बाद आपकी ये बुध था, तो बुध ग्रह जो होता है वो इस प्रकार घूमता है, इस प्रकार। तो अब देखो अगर ऐसे करके आप जानकारी जानते ही होंगे कि ये आपकी दिशाएं हैं, है ना। ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर ग्रह ऐसे करके घूमा, ऐसे करके मैंने एरो लगाया है, तो उसकी दिशा होगी आपकी पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। और मान लेते हैं अगर कोई ग्रह ऐसे घूमा तो वो आपके सीधे हाथ को घूमा, तो उसकी दिशा क्या होगी आपकी, पूरब से पश्चिम होगी। और देखो अगर पूरब से पश्चिम घूमेगा तो घड़ी की दिशाओं में घूमेगा, फिर ऐसे, तो इसे बोला जाएगा आपकी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है यानी कि घड़ी की सुई है, तो इसे बोलते हैं दाएं हाथ को है, तो हिंदी में क्या बोला जाएगा, दक्षिणावर्त। और अगर ये पश्चिम से पूरब उल्टा घूमा तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बाएं हाथ को घूमेगा तो क्या कहेंगे, आपके वाम। तो अब जितने भी ग्रह है ना सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उनमें से 6 ग्रह जो है वो वामाव्रत घूमते हैं। अब वामाव्रत का आप समझ गए होंगे आपके, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर ये सारे ग्रह, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और 2 ग्रह जो है वो विपरीत दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। और पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह जो है उनमें एक शुक्र है और एक आपकी इनमें से आपकी अरुण होता है, शुक्र। तो ये कैसे घूमते हैं आपके क्लॉकवाइज। तो जो ग्रह आपके हमारे उल्टे घूम रहे हैं उनमें सूरज जो दिखाई देता होगा, सूरज जो दिखाई देता होगा वो पश्चिमी दिशा में आपकी उगता होगा और पूरब में आपकी जाकर छिपता होगा। तो शुक्र और अरुण है जो विपरीत में घूमते हैं, बाकी सारी आपकी पृथ्वी सहित सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की और ये जो घूमते हैं पूरब से पश्चिम की और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। अब
कुछ ग्रहों में से आपकी हमारी ऐसे हैं, इनमें से अगर हम बात करेंगे तो इनमें आपको सबको पता होगा कि इनमें से अगर हम ग्रहों में से बात करेंगे तो इनमें से आपकी जैसे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके शनि ग्रह है, शनि ग्रह की सतह का रंग पीला होने के कारण इसको पीला ग्रह कहते हैं। ऐसे करके पृथ्वी है, पृथ्वी पर आपकी सर्वाधिक मात्रा में पानी पाए जाने के कारण इसको नीला, वह पारिस्थितिकी तंत्र होने के कारण इसको हरा ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह को मैंने बता ही दिया था, इस ग्रह को आपकी नीला व हरा ग्रह कहा जाता है। ऐसे करके कुछ ग्रहों पर आपके हमारे भाई छल्ले दिखाई देते हैं, और जिन ग्रहों पर आपकी छल्ले दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वलय। अब वलय वाला एक तो मैं बता चुका था बृहस्पति है, और एक है आपके शनि। शनि पर भी वलय दिखाई देते हैं। अरुण ग्रह जो होता है इस पर भी वलय दिखाई देते हैं। शनि के जो वलय है ना आपकी हमारी, इसमें से जो ए बी डी और ई, ये ऐसे वलय हैं आपके शनि के जो पृथ्वी से भी दिखाई दे सकते हैं। जो बृहस्पति है ना आपकी, सुन लेना, बृहस्पति के उपग्रह जो थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, इनकी खोज सबसे पहले जो है वो गैलीलियो के द्वारा की गई थी, और इसीलिए उनको गैलीलियो उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वलय भी हो गया। ऐसे ही करके हम बात करें आपकी हमारी थोड़ा सा, तो आप लोग ध्यान से सुन ले। देखो, ऐसा कोई भी, पहले आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे सौरमंडल का नौवां जो ग्रह था वो था आपकी प्लूटो। प्लूटो को यम कहा जाता था, लेकिन प्लूटो अब आपके ग्रह नहीं है, क्योंकि इसने ग्रहों की परिभाषा का उल्लंघन करा। ये परिक्रमा करते करते जो है वरुण की कक्षा को क्रॉस कर जाता था। तो आप बस इसके बारे में लिख लें कि प्लूटो की जो ग्रह है यम, जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टेम्बो के द्वारा की गई थी। क्लाइड टेम्बो। प्लूटो जो है, इसके अगर हम परिक्रमण काल के बारे में बात करेंगे तो परिक्रमण काल 247.7 वर्ष था, लेकिन अब तो ये ग्रह ही नहीं है। अब वर्तमान में प्लूटो जो ग्रह है ना, प्लूटो, ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह बताया गया है। सबसे बड़ा बोना ग्रह वो कौन सा बताया गया है आपकी, वो प्लूटो है। बोने ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं आपकी ड्वार्फ। अब आप लिख लें भाई, ये सारी जानकारी हो गई, ये ड्वार्फ पता चल गया होगा ना। अगर हम बोने ग्रह के बारे में बात करें तो प्लूटो आपकी सबसे बड़ा बोना ग्रह है। प्लूटो ग्रहों के आपकी हमारी अतिरिक्त आपकी हमारी इसके बारे में जानकारी है। ये टोटल आपकी ग्रह इस प्रकार हम पढ़ें। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ऐसी क्यों ना चीजें हम पढ़ें जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट हो और वो चीजें मिले। जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, सब चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करी है। तो हम लोग मिलते रहेंगे, आपसे लगातार जानकारी शेयर करते रहेंगे। सब लोग हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को जरूर प्रेस किया करें, और जो लोग आपके नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन क्लास अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए और उसका फायदा आप उठा सकें। आने वाले समय में हम आपसे ऐसे ही बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आप अच्छे से आपकी बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए।